हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 5 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 6ठा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर आपने पिछले 5 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो दोस्तों अभी भी समय है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और सीईटी की तैयारी के लिए दोस्तों आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास की। तो दोस्तों, आप वो ऑब्जेक्टिव क्लास है वो भी जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें 6ठा नंबर का मॉडल पेपर का। देखिए पहला प्रश्न है, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये हुई थी 1832 में। कब हुई थी? 1832 में। राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहां पर था? ये था दोस्तों अजमेर में। और इसका जो मुख्य अधिकारी है उसको दोस्तों एजीजी बोलते थे, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। और राजस्थान का प्रथम एजीजी था मिस्टर लॉकेट, याद रखना। यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और दोस्तों ये राजपुताना रेजिडेंसी का जो ग्रीष्मकालीन में जो कार्यालय है वो माउंट आबू में स्थापित यानी कि स्थानांतरित कर दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है 1845 में। आगे देखिए यहां पर, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी दोस्तों यानी कि पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? दोस्तों लाला लाजपत राय को कहा जाता है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ये 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथन किससे संबंधित है? दोस्तों यहां पर देखिए अपने को बताना है कि कौन सा इनमें से जो ये कथन दे रखे हैं 2, ठीक है, ये कथन किससे संबंधित है? देखिए इनकी प्रधान पीठ नंगला जहाज भरतपुर में है। इनकी प्रधान पीठ है नंगला जहाज भरतपुर में है, ठीक है। इनकी समाधि शेरपुर अलवर में है। इनकी समाधि शेरपुर अलवर में है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है किसकी? लालदास जी की बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा सी नंबर वाला ऑप्शन, लालदास जी की यहाँ पर बात हो रही है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण साझा द्वारा नहीं करवाया गया? बताइए साझा के द्वारा किसका निर्माण नहीं करवाया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, रंग महल दिल्ली, किला ए कोना मस्जिद दिल्ली। तो दोस्तों किला ए कोना मस्जिद का निर्माण है ये साझा के द्वारा इसका निर्माण नहीं करवाया गया। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 7 नंबर का प्रश्न है, असंगत युग्म का अपने को यहां पर क्या करना है? चयन करना है। एक तरफ शासक, दूसरी तरफ मकबरा। अपने को बताना है कि किसका मकबरा है वो कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, बिल्कुल सही है। और अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, बिल्कुल सही है। और जहांगीर का मकबरा दोस्तों यहाँ पे काबुल है, वो गलत दे रखा है। जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ पर है? लाहौर में। कहाँ पर है? लाहौर में है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है, देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध है ये हुआ था दोस्तों 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और दोस्तों ये मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। मराठा और अफगान के बीच में यह युद्ध हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। कब हुआ था? 1761 को, ठीक है। आगे देखिए, महाराष्ट्र में वतन भूमि का संबंध किससे था? महाराष्ट्र में वतन भूमि का संबंध किससे था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें
महाराष्ट्र में वतन भूमि यानी कि शिल्पकारों को दी गई भूमि को वतन भूमि कहा जाता था। तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, शिल्पकारों को दी गई भूमि को वतन भूमि कहा जाता था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई? सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, सुरजी अर्जन गांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1803 ईस्वी में की गई। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें 1803 में ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर 11 नंबर का प्रश्न है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो ये की गई थी दोस्तों, देखिए 1616 में। ठीक है दोस्तों, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1616 में की गई थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए एक बार फिर से, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, दोस्तों भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 20 मार्च 1602 को की गई थी। 20 मार्च 1602 को, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1602। ठीक है 1602 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे देखिए, मंगलोर की संधि किस युद्ध के समय की गई थी? मंगलोर की संधि किस युद्ध के समय की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध। ठीक है, मंगलोर की संधि दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, यहां पे देखिए प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मसूर युद्ध। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूं दोस्तों कौन सी संधि किसके मध्य हुई थी। यहां पर देखिए सबसे पहले आंग्ल मसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध, इसके अंदर दोस्तों मद्रास की संधि हुई थी। किसकी? मद्रास की संधि हुई थी, याद रखना। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध के अंदर दोस्तों मंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, मंगलोर की संधि हुई थी दोस्तों। और तृतीय आंग्ल मसूर युद्ध में दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, असंगत युग्म का अपने को यहां पर क्या करना है? चयन करना है। यहां पर देखिए विद्रोह का केंद्र और दमनकर्ता, अपने को बताना है कि कौन से विद्रोह का जो केंद्र का जो दमन करता है वो कौन था। दोस्तों यहां पर देखिए इसमें दिल्ली का था दमनकर्ता निकोलसन, बिल्कुल सही है। कानपुर का था केपबेल, बिल्कुल सही है। झांसी का था ह्यूसेज, बिल्कुल सही है। और इलाहाबाद का दोस्तों कर्नल होम्स है, वो इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों इलाहाबाद का यानी कि इलाहाबाद के विद्रोह को दबाने वाला जो करता था वो था दोस्तों कर्नल नील, कर्नल नील था। ठीक है, कर्नल नील था। तो यहां पर होम्स है वो गलत दे रखा है। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से सत्य कथन का अपने को यहां पर चयन करना है। देखिए मंगल पांडे ने ग्वालियर में विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने ग्वालियर में विद्रोह किया था, गलत हो जाएगा दोस्तों। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में विद्रोह किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था, बिल्कुल सही है। तो यहां पर है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 ही इसमें क्या है? सत्य है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन से युग में सही सुमेलित है? एक तरफ विद्रोही नेता है, दूसरी तरफ केंद्र है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं लियाकत अली है, ये विद्रोही नेता थे कहाँ के? तो ये इलाहाबाद के, बिल्कुल सही है। मौलवी अहमदुल्ला है, ये दोस्तों देखिए बरेली, बरेली है वो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। मौलवी अहमदुल्ला है, ये फैजाबाद के विद्रोही नेता थे। ठीक है, और बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल है, ये दोस्तों देखिए यहां पर दिल्ली, बेगम हजरत महल है, ये दोस्तों लखनऊ की। ठीक है, लखनऊ की ये विद्रोही नेता थी बेगम हजरत महल, यानी कि क्रांति का नेतृत्व है, लखनऊ की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था।
तो यहाँ पर जो बरेली है, ठीक है, बरेली के कौन थे, तो खान बहादुर थे, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, कौन सा, लियाकत अली इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसमें 3 को काट लीजिए, ठीक है, सी नंबर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, इसमें सत्य है, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से ढूंढानी की उपबोलियां है। ढूंढानी की उपबोलियां कौन सी है दोस्तों, यहां पर देखिए 84, गोडवाड़ी, काठेड़ी, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ढूंढानी की जो उपबोलियां हैं वो है दोस्तों, एक तो 84 और एक है काठेड़ी, ये दोनों दोस्तों ढूंढानी की उपबोलियां हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1-3 इसमें क्या है, सत्य है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न है, जसवंत विलास किसकी रचना है। जसवंत विलास किसकी रचना है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दलपत मिश्र की रचना है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, तो यहां पर देखिए धौलपुर में 1801 ईस्वी में टकसाल की स्थापना हुई, ठीक है। दूसरा देखिए चांदेड़ी नामक रुपया 166 ग्रेन का था। तो दोस्तों इसमें देखिए जो धौलपुर में जो टकसाल की स्थापना है वो 1801 ईस्वी में, ये गलत हो जाएगा। देखिए धौलपुर में जो टकसाल है ये 1804 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 1804 ईस्वी में। तो पहला कथन अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा चांदेड़ी नामक रुपया 166 ग्रेन का था, ये बिल्कुल सत्य है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल 2 नंबर का सत्य है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 19 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। किस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई थी। आवल बावल की संधि दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जो आवल बावल की संधि है ये राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी, ठीक है। आवल बावल की संधि राइट आंसर हो जाएगा यहां पर है दोस्तों, राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी ये। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। दोस्तों देखिए हुडा सम्मेलन सवाई जयसिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हुडा सम्मेलन सवाई जयसिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो दोस्तों ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा देखिए हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हुडा सम्मेलन है ये जो मेवाड़ महाराणा थे जगत सिंह द्वितीय, उनकी अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे सवाई जयसिंह है वो गलत दे रखा है, इसमें पहला तो इसमें गलत है, दूसरा इसमें सत्य है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। आगे देखिए चंडावल कांड किस रियासत से संबंधित था। चंडावल कांड 28 मार्च 1942 को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मारवाड़ का, यानी कि मारवाड़ रियासत से संबंधित था ये, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हुंकारो दोसा व चकवाबात की रचना किसने की। हुंकारो दोसा व चकवाबात की रचना किसने की, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है। इनकी रचना किसने की, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को सिरोही को संयुक्त वृद्ध राजस्थान में शामिल किया गया, बिल्कुल सही बात है। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक तौर पर राज्य का नाम राजस्थान हुआ, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन है वो इसमें सत्य है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रताप सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। प्रताप सभा की स्थापना महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 में उदयपुर में की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1915, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विजयगढ़ी महल किस दुर्ग में है। विजयगढ़ी महल ये दोस्तों कहां पर है, तो ये है जयगढ़, यानी कि ईगल पहाड़ी पर ये स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जयगढ़, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से समिदेश्वर महादेव मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। निम्न में से समिदेश्वर महादेव मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिए इसका निर्माण राजा भोज परमार ने करवाया था। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों इसमें सत्य है। 28 नंबर का प्रश्न है, चंबल व बामणी यानी कि चंबल एवं बामणी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है। सभी को पता होगा दोस्तों, वो है बैसरोडगढ़ दुर्ग। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन है, तो कौन सा इसमें सत्य कथन है वो बताना है। देखिए, सूर्य मंदिर ओसिया एक पंचायतन शैली का मंदिर है, बिल्कुल सही है। सचियाय माता मंदिर ओसिया ओसवाल जाति की कुलदेवी का है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 और 2 दोनों। आगे देखिए, किस देवता की मूर्ति के स्थान पर काष्ठ का तोरण होता है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मामादेव। ठीक है, मामादेव को बरसात का देवता माना जाता है, इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह उपकरण कौन सा है जिनके माध्यम से यानी कि जिसके माध्यम से इनपुट सिग्नल को विद्युत संकेत व विद्युत संकेत को आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। दोबारा देखिए इस प्रश्न को, वह उपकरण कौन सा है जिसके माध्यम से इनपुट सिग्नल को विद्युत संकेत को आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है, कौन सा इसमें असुमेलित है वो बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न भूकक्षा 160 से 2000 किमी के मध्य है, बिल्कुल सही है। मध्य भूकक्षा 2000 से 35,786 किलोमीटर के मध्य है, बिल्कुल सही है। और भूतुल्यकायिक कक्षा ये 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी इसमें सही सुमेलित है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के किस 5वें स्टील्थ युद्धपोत को मुंबई के मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 11 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया। बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें जिसका नाम है वो है INS तारागिरी, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए, यदि किसी चालक के 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। दोस्तों बताइए, सीधा सा है। यहां पर दोस्तों कूलाम दे रखा है कितना, तो 25 दे रखा है। ठीक है, तो सीधा सा है, 25 में 5 का भाग दे दीजिए, राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 5 एम्पियर। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऊर्जा का मात्रक है वो क्या है, तो वो है जूल। यहां पर राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है। कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है, तो वो कौन सा है, वो है घटपर्णी पिचर पादप, विनस फ्लाई ट्रैप, संड्यू कीटबक्सी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से असंगत है। तो दोस्तों निम्न में से असंगत कौन सा है, यहां पर देखिए विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ई की कमी से वंध्यता या पक्षाघात रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन के की कमी से हेमरेज रोग होता है, बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जमना। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों यहाँ पे रिकेट्स रोग होता है, बेरी तो विटामिन B1 की वजह से होता है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सत्य कथन, देखिए सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रोगाणु सिद्धांत लुई पास्टर ने दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, 1 और 2 दोनों सत्य है इसमें। आगे देखिए, निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों देखिए हैजा, प्लेग और तपेदिक, ये तीनों है, लेकिन यहाँ पे फ्लू नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, निम्न में से असंगत युग्म है। दोस्तों असंगत युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक उपभोक्ता भेड़िया। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि भोजन के लिए पौधे पर निर्भर, जैसे ऊंट गाय बकरी। भेड़िया तो इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। भेड़िया तो द्वितीय उपभोक्ता है, भेड़िया तो इन ऊंट गाय बकरी को खा जाता है, ठीक है। ये द्वितीय उपभोक्ता में आता है। तो यहाँ पर अपना गलत कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर का ही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी सारे सही है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें सुंदरवन वेटलैंड। सुंदरवन वेटलैंड जो पश्चिम बंगाल में है, और ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। 4230 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय के पक्षकार देशों का 23वां सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ। इसका शुभंकर क्या था? बताइए। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय के पक्षकार अभी समय के पक्षकार देशों का 13वां सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ। इसका शुभंकर क्या था? दोस्तों इसका जो शुभंकर था वो था गोडावन। क्या था? गोडावन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया सभी को पता होगा दोस्तों, सलीम अली को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सलीम अली को, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जी है। पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फूल गोभी। कौन सी है? फूल गोभी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फूल गोभी। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, यदि अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। यदि अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, नॉर्मल NaCl का पीएच है। नॉर्मल NaCl का पीएच है, तो दोस्तों वो NaCl का पीएच कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा NaCl का पीएच पूछा है यहाँ पे, तो वो होता है दोस्तों 1। कितना होता है? 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में असत्य है। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में असत्य है, तो वो कौन सा है? बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में असत्य कथन बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, बिल्कुल सही है। जल में कम विलयशील है, बिल्कुल सही है। इसे सोडा एस कहा जाता है। इसे सोडा एस कहा जाता है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों इसे खाने के सोडा के नाम से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है। और देखिए इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये अपना इसमें असत्य कथन है। आगे देखिए, लूनर कास्टिक कहा जाता है। लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लूनर कास्टिक है, ये सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को, इसका सूत्र होता है दोस्तों AgNO3, ठीक है। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से असंगत है। असंगत कौन सा है वो बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कीटनाशी कीटों को नष्ट करने में प्रयुक्त, बिल्कुल सही है। फंगसनाशी कवकों के विरुद्ध, बिल्कुल सही है दोस्तों। और सूत्र कृमिनाशी माइटस के विरुद्ध, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सागर पारिस्थितिकी तंत्र। सागर पारिस्थितिकी तंत्र है, ये विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड किया गया। दोस्तों अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 75:25। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर द नंबर सही। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? बताइए, राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कितने जिले हैं डांग क्षेत्र में जिनको इसमें शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 है। ठीक है, 8 जिलों को, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, देखिए 8 है। ठीक है, ये भी 8 जिलों में लागू की जा रही है। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? बताइए, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? देखिए यहाँ पे मिट्टी व नमी का संरक्षण से करने से है, जल संसाधनों के विकास से है, वृक्षारोपण से है, लेकिन गरीबी निवारण से नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था 1977-78 में प्रारंभ हुआ था ये। ठीक है, 1977-78 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, शहरिया विकास कार्यक्रम में लागू किया गया। बताइए, शहरिया विकास कार्यक्रम है वो दोस्तों कहाँ पर लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शाहबाद व किशनगंज क्षेत्रों में दोस्तों ये शहरिया विकास कार्यक्रम है वो लागू किया गया। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, उदयपुर की गिरवा और जाडौल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों सेरीकल्चर, जिसको अपन रेशम कीट पालन कहते हैं, ये कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 4। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 4। नेक्स्ट आगे देखिए, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले समूह से संबंधित है? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कौन से जिले समूह से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो यहाँ पर है बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? बताइए, कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सामाजिक वानिकी योजना, ये दोस्तों इसमें इस विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, DMRC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों DMRC। तो दोस्तों इसका हो जाएगा डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए ये तो सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? बताइए, छगनबेन है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें जोधपुर से संबंधित थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई। तो दोस्तों स्पीड पोस्ट सेवा की जो शुरुआत है वो दोस्तों 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रामसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर है ये? तो दोस्तों ये धौलपुर में है, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट किस, देखिए यहाँ पे व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो किसने ली है? दोस्तों ये अपने को यहाँ पर जोड़े बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। ये दोस्तों 3 बार है ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? बताइए कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए सीमेंट उद्योग का केंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए गोटन है, मोडक है, ब्यावर है, लेकिन गुलाबपुरा नहीं है दोस्तों। राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गुलाबपुरा। नेक्स्ट आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो दोस्तों नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 24.9%, 24.9%। और ग्रामीण का कितना है? 75.1%। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में 50% या अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो कौन से क्षेत्र में सम्मिलित है दोस्तों 50% से अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सुरक्षित वन क्षेत्र में। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुरक्षित वन क्षेत्र है। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है और बताना है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें सत्य कथन नहीं है वो बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 को यानी कि 25 जून 2021 से लागू हुई, बिल्कुल सही है। अनाथ बालक बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें बताना था कि कौन सा सत्य नहीं है। तो ये दोनों कथन सत्य है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें नर्मदा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी भागीदारी है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 15.2% है। ठीक है, 15.2%। आगे देखिए, हरित राजमार्ग नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई? हरित राजमार्ग नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये दोस्तों 2015 को प्रारंभ की गई। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रोहतांग सुरंग परियोजना के संदर्भ में सत्य कथन है। दोस्तों अपने को बताना है कि रोहतांग सुरंग परियोजना के संबंध में सत्य कथन। देखिए, यह घोड़े की नाल के आकार की है, बिल्कुल सही है। यह सुरंग 11.25 मीटर चौड़ी होगी, बिल्कुल सही है। दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 1 और 2 दोनों सत्य है। आगे देखिए, वर्तमान में कौन सी वन नीति लागू है? वर्तमान में कौन सी वन नीति लागू है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 1998 की वन नीति लागू है वर्तमान में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा है? अधात्विक खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, देखिए बेराइट्स, एपेटाइट और काइनाइट। ठीक है दोस्तों, अधात्विक खनिज का अपने को यहाँ पर क्या करना था? बताना था दोस्तों। ये तीनों ही बेराइट्स, एपेटाइट और काइनाइट, ये तीनों अधात्विक खनिज है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 और 3 तीनों सत्य है इसमें। आगे देखिए, फोर्ड मोटर्स की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1980 में, 1980 में। ठीक है, फोर्ड मोटर्स की स्थापना हुई थी चेन्नई में। तो यहाँ पे डी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है तो वो कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, चेज दोआब मैदान झेलम व चिनाब का है। ठीक है दोस्तों, चेज दोआब मैदान है, ये झेलम और चिनाब का है, बिल्कुल सही है। रचना दोआब मैदान दोस्तों ये चिनाब और रावी का है, चिनाब और रावी का है। यहाँ पे व्यास है वो गलत दे रखा है, चिनाब और रावी का है। तो व्यास की जगह क्या आना चाहिए था? चिनाब आना चाहिए था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहला सत्य है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
केवल एक ही इसमें सत्य है। आगे देखिए, पंजाब हरियाणा के मैदान को क्या कहते हैं? पंजाब हरियाणा के मैदान को दोस्तों ट्रांस गंगा मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस गंगा मैदान। यहां पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है दोस्तों, यहां पर है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथन किस नदी से संबंधित है? बताइए, ये कथन है, दो कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि ये दोनों कथन कौन सी नदी से संबंधित है। देखिए, यह चंद्र व भागा नदियों के मिलने से बनती है। इसका प्राचीन नाम आस्किनी है। बताइए कौन सी नदी की यहाँ पर बात हो रही है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है चिनाब नदी की, ठीक है, चिनाब नदी की। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे माता टीला परियोजना किस नदी पर है? माता टीला परियोजना दोस्तों ये बेतवा नदी पर है, ठीक है, बेतवा नदी पर। यह उत्तर प्रदेश की परियोजना है और ये बेतवा नदी पर स्थापित की गई है। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल है वो है उत्तरी रेलवे। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है? बताइए कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक तो देखिए बांदीपुर, एक है बनेरघट्टा, ठीक है, और यहाँ पे जो कालेसर है ये दोस्तों हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा में ये स्थित है। बाकी दोस्तों ये यहाँ पर देखिए बांदीपुर और बनेरघट्टा ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सत्य है, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। असत्य कथन है वो कौन सा इसमें है, ठीक है। असत्य कथन देखिए, पाली, जोधपुर व भीलवाड़ा अंतर्वर्ती जिले हैं। पाली, जोधपुर व भीलवाड़ा अंतर्वर्ती जिले हैं। तो दोस्तों इसका गलत हो जाएगा। देखिए भीलवाड़ा की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है, यानी कि अंतर्वर्ती जिला तो ये हुआ ही नहीं। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, 89 किलोमीटर की सीमा लगती है पंजाब के साथ में। ये कथन दूसरा नंबर का बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, धौलपुर जिले की सीमा हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों धौलपुर जिले की सीमा है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है, हरियाणा से नहीं लगती इनकी सीमा। तो ये भी गलत हो जाएगा। अपने को यहाँ पर असत्य कथन बताना था। कौन सा असत्य कथन है? तो दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 1 और 3 दे रखा है। आगे देखिए, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है इसमें गोरमजी, ठीक है। कौन सी है? गोरमजी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गोरमजी, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 934 मीटर, 934 मीटर, याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, यहां पर निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में वर्टिसोल्स मृदा का विस्तार है। राजस्थान में वर्टिसोल्स मृदा का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा झालावाड़, कोटा झालावाड़। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटा झालावाड़। आगे देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, सेई, मेसवा, वेतरक, वाकल किस नदी की सहायक नदियां हैं? सेई, मेसवा, वेतरक, वाकल किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे साबरमती। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साबरमती, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। गड़दड़ा है ये परियोजना दोस्तों, ये बूंदी जिले में है मांगली नदी पर। तकली परियोजना है ये कोटा में है, बिल्कुल सही है। ल्यासी परियोजना झालावाड़ दे रखा है दोस्तों, ल्यासी सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर है? तो ये 12 में है। कहाँ पर है? 12 में है, ठीक है,
ये इसमें झालावाड़ है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, अंधेरी है वो 12 में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वनावरण कितने प्रतिशत है? कुल वनावरण कितने प्रतिशत है? सही उत्तर हो जाएगा वो है 4.87%। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है? एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ वन्य जीव शुभंकर है, ठीक है, सिर्फ एक ही सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताऊं, बीकानेर का शुभंकर है वो भट्ट तीतर है, काला तीतर नहीं है, भट्ट तीतर है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और देखिए यहां पे कोटा का जो शुभंकर है वो यहां पर घड़ियाल दे रखा है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। कोटा का जो शुभंकर है वो है उदबिलाव। कौन है? उदबिलाव, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डूंगरपुर का दोस्तों शुभंकर है वो है जंगली धोक, जंगली धोक, ये बिल्कुल सही है। और पाली का दोस्तों चिंकारा नहीं है, तेंदुआ है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें एक ही सत्य है और वो है सी नंबर वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में बाजरा उत्पादक प्रमुख जिले, बाजरा उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? तो वो है दोस्तों अलवर, जयपुर, सीकर, अलवर, जयपुर, सीकर, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 95 नंबर का प्रश्न है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भील। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत का दौरा करने वाले वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों हाल ही में भारत का दौरा करने वाले जो वियतनाम है, ठीक है, उसके प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उनका नाम है फाम मिन्हे चिन्हे, फाम मिन्हे चिन्हे। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए, मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले देवेश भैया किस राज्य से थे? तो दोस्तों देवेश भैया है ये महाराष्ट्र से थे, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश अवैध धार्मिक धर्मांतरण निषेध अधिनियम में नए संशोधन के तहत अधिकतम कारावास की अवधि क्या है? उत्तर प्रदेश अवैध धार्मिक धर्मांतरण निषेध अधिनियम में नए संशोधन के तहत अधिकतम कारावास की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आजीवन कारावास। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 3 उन्नत परीक्षण सुविधाएं कहां स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 3 उन्नत परीक्षण सुविधाएं कहां स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो स्थापित की जाएगी दोस्तों कहां पर? तो ये लखनऊ और कानपुर में। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ और कानपुर में। आगे देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई थी अंतिम बैठक। और पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है मूल अधिकार में। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 48 में वर्णित है, अनुच्छेद 48 में ये वर्णित है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के संबंध में सत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है और बताना है कि कौन सा इसमें राष्ट्रपति से संबंधित कथन है वो इसमें सत्य है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों को आहूत करना या सत्रावसान करना अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो राष्ट्रपति के संबंध में बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसमें सत्य है। आगे देखिए, निम्न में से किसने भारत के उप प्रधानमंत्री पद का यानी कि उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया?
उप प्रधानमंत्री का पद है वो किसने धारण नहीं किया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल, ये तीनों दोस्तों उप प्रधानमंत्री है वो रह चुके हैं। यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह ये दोस्तों उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्य की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आगे देखिए, निम्न में से किस समिति में सदस्य संख्या नियत नहीं है? बताइए किस समिति में सदस्य संख्या नियत नहीं है? तो वो है सामान्य परियोजना समिति में सदस्य संख्या निश्चित है वो नहीं की गई है। ठीक है, बाकी सभी में। आगे देखिए, किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या 200 कर दी गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छठी विधानसभा। छठी विधानसभा में दोस्तों जो सीटों की संख्या है वो 200 कर दी गई थी। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? राज्य में चौथी बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, उस समय दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? ऐसी व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, कौन से अनुच्छेद में? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह है अनुच्छेद 231 में यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 231 में। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, डॉक्टर एस के घोष। डॉक्टर एस के घोष। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 112 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? बताइए निम्न में से कौन लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? बताइए दोस्तों। इसमें देखिए, एक तो महालेखाकार और निर्वाचन आयुक्त, ये दोनों लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। बाकी राज्य के मंत्री और महापौर ये दोनों के दोनों है वो लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 किस में है? सी नंबर के ऑप्शन में है और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 280 में है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश से की जाती है, उस समिति में होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि राजस्थान या राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, उस समिति में कौन कौन होता है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों उस समिति के अंदर देखिए मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है, और इसी के साथ में दोस्तों राज्य का वित्त मंत्री तो इसमें होता नहीं है, और एक होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये भी दोस्तों इसमें होता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 इसमें सत्य होना चाहिए। 1, 2 और 4 यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 15वें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के अनुसार 60 वर्ष से बढ़ाकर 1963 की गई थी इस संशोधन में। आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में ताज होटल समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों ताज होटल समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही उत्तर हो जाएगा वो है डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 प्रश्न है वो दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए दोस्तों किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो दोस्तों वो कंपनी है मीशो। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मीशो। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम का डेमोस्ट्रेशन कहाँ किया जा रहा है? बताइए, भारतीय सेना के द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम का डेमोस्ट्रेशन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है संस्कार सारस्वत। तो यहां पर अपना इसमें बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर का प्रश्न है, राज्य की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर तिरंगा फहराया? बताइए, राज्य की यानी कि राजस्थान की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर तिरंगा फहराया? तो दोस्तों उनका नाम है निर्मा मीणा, जिनको धोली मीणा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, 121, मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? तो दोस्तों कौन सा ऐप बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा राज सिम्स ऐप। कौन सा? राज सिम्स ऐप। तो इसका सही उत्तर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे शिक्षा विभाग के किस अभिनव पहल द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक एवं प्रशासनिक वस्तु स्थिति की आवश्यक सूचनाएं संकलित की गई? बताइए। तो दोस्तों ये संकलित की गई दोस्तों किसमें? विद्यालय एक नजर में। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट का संबंध किस जिले से है? दोस्तों अनु फोगाट है ये जयपुर की है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है कहाँ पर? तो ये बस्सी में किया गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बस्सी में। 125 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 7 से 9 फरवरी 2024 को श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन है वो दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन अपने प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए कंप्यूटर के किस पीढ़ी के उदाहरण है ये? IBM 700, IBM 1400, IBM 1600, CDC 1604, ये कौन सी पीढ़ी के उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ये द्वितीय पीढ़ी के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों JS किल्बी ने। JS किल्बी ने। आगे देखिए 128 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग प्रिंट व्यू के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग प्रिंट व्यू के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अल्टर प्लस F4। अल्टर प्लस F4 का प्रयोग प्रिंट व्यू के लिए किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर सॉरी इसमें देखिए प्रिंट व्यू के लिए। ठीक है, प्रिंट व्यू के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अल्टर प्लस F4 है, ये किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है? इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार कौन सा नहीं है दोस्तों? यहां पर देखिए लेजर प्रिंटर, ये इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें तीनों है। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे
निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग डाटा को इनपुट करने के लिए नहीं किया जाता? किस डिवाइस का प्रयोग डाटा को इनपुट करने के लिए नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल। लेकिन प्लॉटर, प्लॉटर है दोस्तों ये एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब हिंदी के प्रश्न अपने शुरू हो चुके हैं, जिसमें देखिए इनमें से कौन सी संधि सही है, इनमें से कौन सी संधि इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए निरोग, नी है प्लस रोग, तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है, बाकी इसमें सारे के सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है दोस्तों? यहाँ पे देखिए अचार, अचार के अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों आचार होता है, ठीक है। ये देखिए बी नंबर वाला बिल्कुल सही है, इसमें आ उपसर्ग है, इसमें वी उपसर्ग और इसमें प्र उपसर्ग है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है बताइए दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बुराई। बुराई के अंदर देखिए दोस्तों बुरा प्लस ई, तो इसमें ई है वो क्या है? तद्धित प्रत्यय है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शब्द में ई सॉरी किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास किस में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वरचित, यानी कि स्वयं के द्वारा रचित, ठीक है, यानी कि स्वयं द्वारा रचित, ये तत्पुरुष समास है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी और किसी में नहीं है। आगे देखिए, आदर्श शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आदर्श शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? यहां पर देखिए इसमें यथार्थ है, ये आदर्श का पर्यायवाची नहीं है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कपटी मित्र के लिए मुहावरा है, कपटी मित्र के लिए मुहावरा क्या है? तो दोस्तों आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है दोस्तों? ये अंबर शब्द के अनेकार्थी शब्द है, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वेमनस्य का विलोम शब्द होगा, वेमनस्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों सोमनस्य। क्या हो जाएगा? सोमनस्य। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? यहां पर देखिए अशुद्ध वाक्य देखिए, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, उसे व्यर्थ सहायता, व्यर्थ लगाने की जरूरत नहीं थी, उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, ये से होना चाहिए था, व्यर्थ इसमें गलत जोड़ रखा है, तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सुरेंद्र के आगे राम है, इस वाक्य में अवयव का प्रयोग हुआ है, तो बताइए राइट आंसर हो जाएगा, इस वाक्य में अवयव है वो दोस्तों संबंध सूचक अवयव है इसमें, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें के आगे प्रयुक्त हुआ है वो संबंध सूचक अवयव है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 141 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक, तो दोस्तों अपने को यहाँ पे खालिस्तान भरना है। यहाँ पे देखिए, इट रेन्ड सो हार्ड दैट वी नॉट गो आउट, खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पे आएगा दोस्तों क्लाउड, क्लाउड आएगा इसमें, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्लाउड नॉट गो आउट। आगे देखिए 142 नंबर का प्रश्न है, देखिए फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज दिस वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखिए, आई एक्सक्लाइम्ड विथ वंडर दैट इट वाज एन एक्सलेंट आइडिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसमें ओ व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया आई सेड, या सेड आई, ठीक है, ये इसमें होगा दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट आर्टिकल, प्रीपोजिशन एंड डिटरमिनर, तो दोस्तों यहाँ पे अपना खालिस्तान भरना है। देखिए 12 इंचेज मेक फुट, 12 इंचेज मेक फुट, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? राइट आंसर आ जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए फुट, ए फुट, ठीक है, 12 इंच से 1 फुट बनता है, तो यहां पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनियम बताना है दोस्तों, देखिए इसमें देखिए होर्ड, बताइए होर्ड को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इकट्ठा करना, ठीक है, और इकट्ठा करना, और दोस्तों इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा वेस्ट, तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द इडम एंड फ्रेज। ठीक है, तो यहां पर देखिए टू हैव ए डिग एट, बताइए टू हैव ए डिग एट, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टू क्रिटिसिस समवन। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अब देखिए यहां पे मैथ से संबंधित प्रश्न है। देखिए 40 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? सीधा सा हो, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 40 इंटू 20 बटे 10 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 40 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ गया? 80 दिन, और यही अपना राइट आंसर आ गया 80 दिन। आगे देखिए, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, तो 25 इंटू 2 कर लीजिए, कितना हो गया? 50 वर्ष। अब पति पत्नी तथा एक बच्चे की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष। तो 22 इंटू 3 कर लीजिए, कितना हो गया? 66 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बच्चे की आयु कितनी है, बच्चे की आयु है वो कितनी है, वो अपने को यहां पर बताना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो दोस्तों देखिए सीधा सा है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 50 वर्ष तो 7 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, अब दोनों के साथ साथ और बढ़ा दीजिए, तो कितनी हो गई? 14। तो 50 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 64। और तीनों की औसत आयु कितनी है? ये तो दोस्तों तीनों की औसत आयु कितनी है? 66। और इन दोनों की आयु कितनी हो रही है? 7 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 64, तो 66 में से 64 घटा दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 2 वर्ष। तो बच्चे की आयु कितनी है? 2 वर्ष। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए इसको सरल करना है, इसको अपने सरल करना है, तो इसमें सीधा सा है। इसमें दोस्तों सूत्र लगा दीजिए, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बटे ए बी। ठीक है दोस्तों, सीधा सा इसको आपस में काट लीजिए, काटोगे तो दोस्तों 4ab बटे ए बी आ जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो यानी कि 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 149 नंबर प्रश्न है, इसमें भी देखिए इसको सरल करना है। ठीक है, इसको 1 इंटू 4, ठीक है, और 4 इंटू 7, और यहाँ पर 7 इंटू 10, 10 इंटू 13, और 13 इंटू 16 करना है। ठीक है, सीधा सा 5 बटे 16 राइट आंसर आ जाएगा। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, हो गया ये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 9.467 के ऊपर बार लगा हुआ है, को साधारण भिन्न में रूपांतरित करें। तो रूपांतरित करना है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 467 माइनस 46 बटे 900 कर दीजिए, तो सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें 400 यानी कि 9 सही, 421 बटे 900, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर सीईटी राजस्थान के स्नातक स्तर के लिए मॉडल पेपर नंबर 6 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।